एवरीवन, लेट्स स्टार्ट अनदर शॉर्ट वीडियो ऑन ब्रोंकल अस्थमा। हम समझेंगे कि ब्रोंकल अस्थमा है क्या। ओके, सो ब्रोंकल अस्थमा एक इन्फ्लामेटरी डिजीज ऑफ एयरवे, जिसको हम कैसे देखते हैं, एक रिवर्सिबल डिजीज है जिसमें एयरवे ऑब्स्ट्रक्शन हो जाता है एंड ब्रोंकल हाइपर रिस्पॉन्सिवनेस। बेसिकली हम समझे इट फॉलो हाइपर सेंसिटिविटी रिएक्शन। विच टाइप ऑफ हाइपर सेंसिटिविटी रिएक्शन? दैट इज टाइप 1, जिसकी वजह से हमें क्या क्या देखने को मिलता है, हमारे सिम्टम्स कैसे कैसे आते हैं, लाइक कफ, वीजिंग, ब्रेथलेसनेस, स्पेशली एट नाइट और अर्ली मॉर्निंग। हम जब सुबह या जो जिस टाइम पे सुबह सुबह उठते हैं या स्पेशली नाइट में, उस टाइम पे सबसे ज़्यादा कफ, वीजिंग, ब्रेथलेसनेस के जो सिम्टम्स आते हैं, इट इज़ मेनली ऑकर ड्यू टू ब्रोंकल अस्थमा। अब अभी हमने बोला कि ब्रोंकल अस्थमा टाइप 1 हाइपर सेंसिटिविटी को फॉलो करता है। तो सबसे पहले समझेंगे कि टाइप 1 हाइपर सेंसिटिविटी होती क्या है, एंड इट इज़ ऑल्सो द पैथोलॉजी ऑफ ब्रोंकल अस्थमा। सो ब्रोंकल अस्थमा होता किन किन रीजन्स की वजह से? दैट इज कॉज बाय पोलन, डस्ट, स्मोक एंड केमिकल्स। सबसे पहले एंटीजन आएगा, एंटीजन को आइडेंटिफाई करेगा एंटीजन प्रेजेंटिंग कॉम्प्लेक्स। It activates CD4 plus T cell. CD4 plus T cell activate the mediators like interleukin 3, interleukin 4, interleukin 5. Interleukin 4 act on B cell and B cell acts on plasma cell. Plasma cell activate the IgE antibody. IgE antibody is responsible for allergy. IG आएगा, IG किस पे काम करेगा? मास सेल पे। मास सेल अगर जब मास सेल पे काम करेगा, एलर्जी के टाइम पे मास सेल डीग्रेनल होकर क्या रिलीज करेगी? हिस्टामिन एंड ल्यूकोट्राइन। तो हमारे पास बहुत सारे ऑप्शन होते हैं। मीन सबसे पहले अगर हम देखें कि जो हमारा आईजी ही है, क्या वो एलर्जी के लिए रिस्पॉन्सिबल है? तो फर्स्ट क्लासिफिकेशन इज एंटी आईजीई एंड द मेडिसिन इज ओमेलिजुमैब। मैब मीन्स मोनोक्लोनल एंटीबॉडी। नेक्स्ट इज मास सेल। अगर मास सेल टूटे ही ना तो क्या एलर्जी होगी? नहीं होगी। तो सेकेंड इज मास्ट सेल स्टेबलाइजर, दैट इज कीटोटाइफेन एंड इट इज टेकन बाय इनहेलेशनल रूट। नेक्स्ट इज मास सेल अगर टूटी तो क्या रिलीज करेगी? हिस्टामिन एंड ल्यूकोट्राइन्स विच इज ऑल्सो रिस्पॉन्सिबल फॉर एलर्जी। सो ल्यूकोट्राइन रिसेप्टर एंटागोनिस्ट, फेमस मेडिसिन एमकास्टेल, दैट इज मोंटेल्यूकास्ट। ओके, नाउ अगर अब हम देखें उसके बाद में, हमें पता है, हमने कोलिनर्जिक ड्रग्स पढ़ी हैं, ठीक है, हमें एड्रेनर्जिक ड्रग्स के बारे में मालूम है। तो कोलिनर्जिक जो रिसेप्टर्स होता है, कोलिनर्जिक का M3 रिसेप्टर कहाँ पे प्रेजेंट होता है? ब्रोंकस पे, एंड इट इज़ रिस्पॉन्सिबल फॉर कंस्ट्रिक्शन। एंड एड्रेनर्जिक का बीटा 2 रिसेप्टर प्रेजेंट होता है ब्रोंकस पे, विच इज़ रिस्पॉन्सिबल फॉर डायलेशन। और हमें ये चीज़ ज़रूर पता है कि जो ब्रोंकल अस्थमा होता है उसमें ब्रोंकस का क्या होता है? कंस्ट्रिक्शन। तो हम तो चाहते नहीं है कि ब्रोंकस का कंस्ट्रिक्शन हो, तो हमें क्या चाहिए? एंटी कोलिनर्जिक ड्रग। और हम चाहते हैं डायलेशन, तो वी नीड बीटा 2 एगोनिस्ट ड्रग। एंड हम एक चीज़ और देखेंगे, अनदर ब्रोंकस पे एक एंजाइम प्रेजेंट होता है, नेम इज साइक्लिक AMP, दैट इज CAMP, जो वैसो डायलेशन कराता है। हम देखेंगे हमारी बॉडी में कंपनसेटरी मैकेनिज्म चलता है। अगर वैसो डायलेशन होगा तो ब्रोंकस कंस्ट्रिक्शन होगा। हम चाहते नहीं है ब्रोंकस कंस्ट्रिक्शन हो। और जो एंजाइम साइक्लिक AMP को एक्टिवेट करता है, दैट इज फॉस्फोडाइएस्ट्रेज। तो हमें किसको इनिबिट करना पड़ेगा? फॉस्फोडाइएस्ट्रेज को। अगर फॉस्फोडाइएस्ट्रेज को इनिबिट कर दिया तो साइक्लिक AMP एक्टिवेट नहीं होगा, और साइक्लिक AMP एक्टिवेट नहीं होगा तो ब्रोंकस में कंस्ट्रिक्शन नहीं होगा। In the medicine like theophylline are used as a phosphodiesterase inhibitor. So जो ये तीनों हमने अभी देखे, ये तीनों कहाँ पे प्रेजेंट होते हैं? ब्रोंकस पे। इनको हम क्या नाम देते हैं? ब्रोंको डाइलेटर्स। दैट इज बीटा 2 एगोनिस्ट एड्रेनर्जिक के अंदर आया, एंटीकोलिनर्जिक M3 रिसेप्टर का आ गया, एंड थियोफाइलिन्स। एंड नेक्स्ट इज एड्रेनल कॉर्टेक्स। एड्रेनल कॉर्टेक्स को हमें पता है कि हमारी बॉडी में स्टीरॉयड रिलीज होता है, दैट इज कोर्टिसोन। अब कोर्टिसोन भी दो तरह के होते हैं, वाया सिस्टमिक रूट और इनहेलेशनल रूट। सिस्टमिक रूट से रिलीज होगा हाइड्रोकोर्टिसोन। अगर किसी को, बिकॉज स्टीरॉइड्स क्या काम आते हैं? स्टीरॉइड्स आर एंटी इन्फ्लामेटरी इन नेचर, इन्फ्लामेशन को कम करेंगे। और हमने अभी डेफिनेशन में ही देखा कि ब्रोंकल अस्थमा में देखने को हमें क्या मिलता है? क्रोनिक इन्फ्लामेटरी। अगर हमें इन्फ्लामेशन को कम करना है, कैन वी गिव स्टेरॉइड्स? या सो सिस्टमिक स्टेरॉइड्स में कौन आएंगे? हाइड्रोकोर्टिसोन, जो हम IV रूट के थ्रू देखें। प्रेडनिसोलोन पर mg ऑफ बॉडी वेट, यानी
और दूसरा इनहेलेशनल में हम क्या दे सकते हैं, बुडोसिमाइड और बेक्लोमिथासोन। हम जब देखते हैं कि इनहेलेशनल जो स्टेरॉइड्स होते हैं ओनली 5% हमारे ब्रोंकस तक पहुंचते हैं, बाकी जो 95% होते हैं वो एपिथेलियम और रेस्पिरेटरी पाथवे पर स्टिक हो जाते हैं और किसके लिए रिस्पॉन्सिबल होते हैं, कैंडिडियासिस विच इज अगेन एन फंगल इन्फेक्शन। सो नाउ अगर हम एक बार क्लासिफिकेशन देखें, हमने सबसे पहले देखा दैट इज मास सेल स्टेबलाइजर, अगर मास सेल नहीं टूटेगी तो दैट इज ना एलर्जी होगी, दैट इज सोडियम क्रोमोग्लाइकेट और कीटोटाइफिन। मास सेल टूटी तो ल्यूकोट्राइन रिलीज हुआ, दैट इज ल्यूकोट्राइन एंटागोनिस्ट, मोंटेलुकास्ट, जफिरलुकास्ट। फिर हमने देखा जो डायरेक्ट ब्रोंकस पे प्रेजेंट होती है, ब्रोंकस पे कौन, डायरेक्ट ब्रोंकस पे सबसे पहले बीटा 2 सिंपैथोमाइमेटिक्स लाइक साल्ब्यूटामोल, टर्ब्यूटालाइन। नेक्स्ट इज थियोफाइलिन्स, हमने देखा फॉस्फोडाइएस्ट्रेस इनहिबिटर्स, थियोफाइलिन्स, अमीनोफाइलिन्स, कोलिन। नेक्स्ट हमने देखा M3 रिसेप्टर एंटागोनिस्ट, बिकॉज M3 ब्रोंकस में क्या कराता है, कंस्ट्रिक्शन, वी नीड डायलेशन, सो आइप्राट्रोपियम, ट्रायोट्रोपियम। नेक्स्ट इज हमने सबसे पहला देखा था एंटी IgE, दैट इज ओमेलिजुमैब। एंड लास्ट में हमने देखा स्टेरॉइड्स, स्टेरॉइड्स आर बिकॉज क्योंकि एंटी इन्फ्लामेटरी नेचर के होते हैं। एंटी इन्फ्लामेशन या तो हम IV रूट के थ्रू ले सकते हैं लाइक सिस्टमिक में हाइड्रोकोर्टिसोन, प्रेडनिसोलोन, और इनहेलेशनल से बेक्लोमिथासोन, ब्यूडोसिमाइड, फ्लूटिकानासोन। ठीक है, फिर हम देखते हैं कि अगर किसी को एक्यूट अस्थमा का अटैक है तो हम उसके लिए क्या यूज़ करेंगे, दैट इज़ रेस्क्यू थेरेपी। रेस्क्यू थेरेपी में क्या देखते हैं, इनहेलेशनल फॉर्मेटेरोल because it is F for fast acting and low dose inhaled corticosteroids. Hope you understand this video. Okay, so like, share and subscribe. Stay tuned. Bye bye.